स्वागत है आप सभी का ड्रीम टू सक्सेस क्लासेस में। और आज है हमारी परसेंटेज की 6th क्लास। मुझे उम्मीद है कि जो पिछली क्लासेस हुई होंगी वो आपको अच्छे से समझ आई होंगी। आपने कोशिश की होगी खुद से क्वेश्चन करने की। मेथड्स को पढ़कर मेथड्स को पढ़ के आपने जो बुक्स है आप तैयारी कर रहे होंगे उनसे क्वेश्चन लगाने की आपने कोशिश की होगी। और बहुत सारे भाई बहनों ने हमें क्वेश्चंस भेजे थे, हमने उनके सॉल्यूशन भी उनको दिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। कल की जो क्लास हुई थी उसमें हमने बहुत अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन थे वो करने की कोशिश की थी। और आज की क्लास में भी हम वैसे ही कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारे कल हो गए थे, ये भी हो गए थे। ये क्वेश्चन हो गया था। हाँ, आज हमें यहाँ से करना है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। अब हम ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि एक क्वेश्चन के अंदर जो हमारा टाइम है उसको कम से कम लगाएं ताकि फटाफट परसेंटेज कंप्लीट हो और दूसरा टॉपिक शुरू कर पाए। देखिए, एक आदमी प्रत्येक माह अपनी वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि एक साल में वह एक कार खरीद सके। तो ज्ञात करें कि उसने अपने बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि वह उसकी कार 9 महीने में खरीद पाएगा। A man saves a certain part of his income every month so that he can purchase a car in 1 year. By what percent he must increase his savings so that he can purchase the same car? मान लीजिए हमें कोई कार खरीदनी है। हम अपना हर महीना कुछ रुपए सेव करते हैं उस कार को खरीदने के लिए 12 महीने में। लेकिन फिर हमने सोचा क्यों ना मैं कुछ ज़्यादा रुपए उसमें सेव करूं तो कार जो है ज़्यादा जल्दी मैं खरीद पाऊंगा। तो देखिए, मान लेते हैं कि उसने पहले जो उसकी सेविंग्स थी, लेट प्रीवियस सेविंग लेट सॉरी लेट प्रीवियस सेविंग इज इक्वल टू कितनी थी, पी मान लेते हैं। कितनी थी, पी। तो 12 महीने में जब वो पी रुपए सर्च करेगा तो उसकी जो सेविंग्स होंगी यानी उसकी जो कार आएगी वो कितने में आएगी, 12 पी में। तो अब जब उसने इंक्रीज की तो इंक्रीज सेविंग, जब इंक्रीज की हुई जो उसकी सेविंग्स है मान लेते हैं वो कितनी है, ए है। कितनी है, ए। या फिर हम क्या मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं। तो अब उसे कितने महीने में खरीदनी है, 9 महीने में। तो जो 9 महीने में अगर क्यू सैलरी सर्च सेव करेगा तो उसकी जो सेविंग्स हो जाएंगी वो कितनी हो जाएगी, 9 क्यू। यानी कि यहाँ पे भी वो एक कार खरीद रहा है और यहाँ पे भी वो सेम कार खरीद रहा है। तो 12 पी की जो वैल्यू है वो 9 क्यू के इक्वल हो जाएगी क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में वो एक कार खरीद रहा है। तो देखिए, पी बाई क्यू का जो रेशो हो जाएगा वो हो जाएगा 9/12। सोल्व करने पर 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। यानी कि पहले वो 3 सेविंग कर रहा था, अब वो 4 सेविंग कर रहा है तो उसकी सेविंग 1 यूनिट बढ़ गई। कितने पे बढ़ गई, 3 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। यानी कि कितना प्रतिशत बढ़ गया, 331/3%। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। घर पे इसी प्रकार के आप क्वेश्चन बार बार रिवाइज करने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/4 के स्थान पे 7/4 से गुना कर देता है तो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अ मैन मल्टीप्लाई नंबर बाय 7/4 इंस्टीड ऑफ 3/4, फाइंड द परसेंट चेंज इन रेवेन्यू। देखिए, हमें किसी डिजिट को 3/4 से मल्टीप्लाई करना था लेकिन हमने मिस्टेक से 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए माइक, हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट मेथड में सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि देखिए जो 1 डे एग्जाम होते हैं उसके अंदर हमारा बेसिक जो मोटिव होता है वो यही होता है कि किस तरह हम टाइम जो कंज्यूम हो रहा है उसे रिड्यूस कर पाएं। तो देखिए उसका बेसिक फॉर्मूला ये है कि हम नीचे वाली वैल्यू का यानी कि इनका एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम 4 हो जाएगा। तो बेसिकली हम 4 से किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से 4 को सोल्व किया तो यहाँ में मिला 3, इसको सोल्व किया तो यहाँ में मिला 7। यानी कि जो हमारा रिजल्ट 3 आना चाहिए था वो हमारा रिजल्ट 7 आया है। तो परसेंटेज जो जो इसमें चेंजेस क्या हुआ, 4 का चेंज हुआ तो परसेंटेज चेंज बेसिक जो हमारा ओरिजिनल रिजल्ट आने वाला था वो 3 हुआ। यानी 3 पे कितने का चेंज हो गया, 4 का। तो प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे सोल्व करेंगे तो 400 में जब 3 का डिवाइड देंगे तो ये मिलेगा 133(1/3%। तो जो हमारा प्रतिशत परिवर्तन है, परसेंटेज चेंज जो है वो है 133(1/3%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे
चीनी की कीमत 20% घट जाए तो खपत में कितनी वृद्धि करें कि इसका खर्चा केवल 4% ही घटे। इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 20% देन हाउ मच परसेंटेज कंजम्पशन इज इंक्रीज सो एज एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 4% ओनली। इस प्रकार का क्वेश्चन हमने इस यानी 5th क्लास में भी हमने किया था, जहां हमारा जो चीनी की वैल्यू थी वो बढ़ गई थी तो हमें खपत को कम करना पड़ा था। लेकिन यहाँ पर हमारी जो चीनी की वैल्यू है वो घट रही है, तो हमें खपत क्या करनी है, बढ़ानी है। लेकिन खर्चा केवल 4% ही घटना चाहिए, ज़्यादा खर्चा भी हमें नहीं घटाना है। तो देखिए लेट जो चीनी की पहले वैल्यू थी वो कितनी थी, 100 थी। कितनी थी, 100। और अब अगर वो घट गई है 20% तो कितनी हो जाएगी, अब कितनी हो जाएगी, 80। तो यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं कि इसका जो खर्चा भी हमें सिर्फ कितना घटाना है, 4% ही घटाना है। यानी 1 किलो चीनी जब हम 100 रुपए में ले रहे थे वो अब 80 में आ रहा है, लेकिन हमें हमें खर्चा कितना घटाना है, सिर्फ 4 का। तो 4 का घटाने 96 रुपये हमें क्या करने हैं, खर्च करने हैं। तो 80 से 96 पर जाने के लिए हमें कितना बढ़ाना पड़ रहा है, हमें तो 80 से 96 पे जाने के लिए हमें कितना बढ़ाना पड़ रहा है, 16। कितने पे बढ़ाना पड़ रहा है, 18 पे, 80 पे, मल्टीप्लाई बाई 100। 16 से सोल्व करेंगे 5 बार, इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20 टाइम। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप एक बार क्वेश्चन पढ़िए, मैं इतने पानी पी लेता हूं। एक बार आप ये क्वेश्चन पढ़िए। हेलो, आवाज आ रही होगी। देखिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। ABCD ने एक पेन 56 लाख रुपए में खरीदा। BCD का हिस्सा ए के हिस्से का 460% है, जबकि ACD का हिस्सा बी के हिस्से का 366.6% है तथा सी का हिस्सा ABD के हिस्से का 40% है। तो डी का हिस्सा यहाँ आना चाहिए, डी, यहाँ डी नहीं, डी का हिस्सा। देखिए ABCD परचेज ए पेन फॉर 56 लाख रुपीज, द शेयर ऑफ BCD इज 460% ऑफ ए। चलिए सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं। देखिए हमें एक तरफ दिया गया है ए, एक तरफ हमें ए दिया गया है, दूसरी तरफ हमें दिया गया है B प्लस C प्लस डी। कहा गया है कि ए के हिस्से का 460% है। जब 460 की हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो ये आने वाली है 0 से 0 23/5। यानी कि अगर ए का हिस्सा 5 है तो इन तीनों का हिस्सा है 23। कितना हिस्सा है, 23। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो देखिए ABCD चारों का हिस्सा कितना है, 56, और यूनिट कितनी है, 23 + 5 28 यूनिट। तो 28 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 56 लाख रुपीज। तो सोल्व करने पर यहाँ आएगा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 लाख रुपए। तो हमें यहाँ से ए की वैल्यू मिल जाएगी, तो हम इसे अलग लिख लेते हैं। ए की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए ए की वैल्यू। इसी तरह देखिए आगे हम सोल्व करेंगे। आगे लिखा गया है ACD का हिस्सा बी के हिस्से का। तो देखिए एक तरफ हमें दिया गया है बी, एक तरफ दिया गया है A प्लस C प्लस डी, और ये दिया गया 366। देखिए 366, इसे लिख सकते हैं हम 2/3%। फर्स्ट और सेकंड क्लास में हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू को कन्वर्ट करना सिखाया था, तब इस वैल्यू से हमने फ्रैक्शन वैल्यू कन्वर्ट करना सिखाया था। देखिए दोबारा देखते हैं। 300 का कितना हो जाएगा, 3 प्लस 33 1/3 का कितना होता है, 1/3। तो उसी तरह अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 66 2/3। इसका मतलब यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि ये कितना हो जाएगा, प्लस 2/3। इसे सोल्व करने पर 3 3 = 9 प्लस 2 = 11/3। अगर B की वैल्यू 3 है तो ACD की वैल्यू कितनी है, 11। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। ABCD की टोटल वैल्यू 56 लाख है और यहाँ 14 यूनिट जो है वो बराबर है किसके, 56 लाख के। तो जो 1 यूनिट है
जो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी कितनी, 14 4 जा 56, तो यानी कि 4 लाख रुपए। तो यहाँ से हमारी जो है बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। बी की वैल्यू 3 है, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12 लाख बी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू जहां हमारी, सॉरी ए की वैल्यू 2 लाख नहीं आएगी, ए की वैल्यू यहाँ पे 2 यूनिट आई है, 2 यूनिट। तो ए की वैल्यू निकालेंगे तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 10 लाख रुपीस। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 10 लाख, और बी की वैल्यू 12 लाख। अब हमें इसी के उस आगे की लैंग्वेज देखिए, सी का हिस्सा ए बी डी के हिस्से का 40% है। अब हमें यहां से सी की वैल्यू और फाइंड करनी है। तो देखिए मैं इसे रफ कर लेता हूं। अब हम देखते हैं सी प्लस ए बी डी, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, हमें डायरेक्ट याद रखनी होगी 2/5। यानी अगर ए बी सी की वैल्यू 5 है तो सी की कितनी है, 2 यूनिट। तो यानी कि 5 to 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 56 लाख। और 1 यूनिट की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी 8 लाख। तो हमें निकालना सी का है, तो सी का निकालेंगे तो 8 2 जा 16 लाख रुपीस। ये हमारी सी की वैल्यू आ गई है। अब देखिए सी की कितनी आ गई, 16 लाख। हम तीनों को जोड़ देंगे, 10 12 22, 22 में 16 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, 38। तो ए प्लस बी प्लस सी, देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन चारों की वैल्यू है 56 लाख। और अगर ए प्लस यानी और इन तीनों की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 38 लाख रुपीस, प्लस डी इज इक्वल टू 56 लाख रुपीस। तो डी की वैल्यू निकालेंगे तो 56 में से 38 क्या कर देंगे, माइनस। तो कितनी वैल्यू प्राप्त होगी हमें, 16 लाख रुपीस। तो 16 लाख किसकी हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी, बी की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, बी का हिस्सा, डी का हिस्सा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यदि x y से 25% अधिक धन कमाता है तो बताइए y x से कितने प्रतिशत धन कमाता है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो हमने हमारी 3rd क्लास में किया था और बहुत इजी तरीके से हमें समझ में भी आया था। देखिए यहाँ हमें दो लोग भी दिए गए हैं, एक x दिया गया, एक y दिया गया है। 25% अतिरिक्त, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/4। 4 हमेशा ओरिजिनल होता है, घटाना या बढ़ाना ऊपर वाला करते हैं। तो अतिरिक्त दिया गया है, यानी कि 4 से क्या है, 1 ज्यादा 5। x से ज्यादा है, सॉरी y से 25% अधिक धन, y से, तो y की वैल्यू क्या लेंगे, 4। और y से ज्यादा, y से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, तो कितना हो जाएगा, 5। अब पूछा क्या गया है कि जो y है x से कम कितना है, प्रतिशत वैल्यू। तो देखिए y जो है वो x से 1 कम है, तो यूनिट 1 कम है। किससे, x से, x लिखेंगे नीचे 5, परसेंटेज निकालना है, मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ से अब सोल्व करने पर क्या निकल के आएगा, 20%। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए ऐसा ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए श्री कृष्ण की आय जो है, सैलरी जो है, राधा की आय से 16 2/3 कम है। सबसे पहले 16 2/3 की जब हम फ्रैक्शन वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, कितनी होती है, 1/6। एक तरफ है कृष्ण जी, एक तरफ है राधा जी। देखिए राधा की आय से, राधा से, तो राधा की क्या मानेंगे, 6 से कम है, तो कृष्ण जी की कितनी हो जाएगी, 5। तो पूछा है कृष्ण की आय राधा से कितना अधिक है, सॉरी राधा की आय कृष्ण से, तो राधा जी की अधिक कितनी है, 1 अधिक है। किससे अधिक है, कृष्ण जी से, मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ कितनी हो जाएगी, 20%। यानी कि जो राधा जी की आय है वो 20% अधिक है, किससे, कृष्ण जी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। यदि किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं तथा 972 लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। इफ 60% ऑफ द स्टूडेंट इन ए स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 972, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल। एक स्कूल की बात की गई है। सबसे पहले हम देखेंगे 60% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसे हम मुंह याद रखेंगे, हमें डायरेक्ट याद होनी चाहिए, 3/5। ऊपर वाला जो नीचे वाला मैंने आपको बताया था, नीचे वाला हमेशा ओरिजिनल वैल्यू या फिर टोटल होता है। ऊपर वाला जो जैसे
60% लड़के, यानी कि 5 जो टोटल है इसका 60% यानी 3 की क्या है, बॉयज हैं, क्या है, बॉयज। और लड़कियां देखिए अगर टोटल 5 है उसमें से 3 बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी होगी, 2। गर्ल्स कितनी होंगी, 2। और गर्ल्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 972, यानी 2 की वैल्यू 972 दे रखी है। और पूछा क्या है हमसे, लड़कों की संख्या, यानी बॉयज हमें पूछे गए हैं। तो बॉयज कितने हैं, 3। तो हम सोल्व करेंगे, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18, 8 3 जा 24 25, 2 4 3 जा 12 और 2 14, यानी 1458 क्या हो जाएगी, लड़कों की संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राम 6 काली गेंद तथा एक सफेद गेंद खरीदता है। काली गेंद कितनी खरीदी इसने, राम ने 6। सफेद गेंद कितनी खरीदी गई है, x। सफेद की हमें वैल्यू नहीं पता, x। काली गेंद का मूल्य सफेद गेंद के मूल्य का, सफेद गेंद के मूल्य का, यानी सफेद गेंद के मूल्य का काली गेंद 5/2 है, यानी सफेद गेंद के मूल्य का। तो जो नीचे वाली वैल्यू है वो किसकी आ जाएगी, सफेद गेंद की। तो सफेद गेंद की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। और काली गेंद की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, क्योंकि सफेद गेंद का 5/2 है, ठीक है। देखिए आगे कहा गया है कि खरीदता है, यानी 6 काली गेंद खरीदी और एक काली गेंद की वैल्यू अगर 5 है तो 6 की कितनी हो जाएगी, 30 रुपीज। अगर एक मतलब एक सफेद गेंद की वैल्यू जो रेट है वो 2 रुपए है तो एक्स की कितनी हो जाएगी, 2x। और वो उसका बिल बनवाता है, तो बिल बनवाते समय हमें टोटल सामान ऐड करना होता है। तो हमने 30 रुपए की काली गेंद खरीदी प्लस 2x रुपए की सफेद गेंद खरीदी। लेकिन बिल बनाते समय कर्मचारी ने क्या किया, गेंद को बदल दिया। गेंद बदलने से मतलब ये है कि अगर 6 काली गेंद थी तो उसकी जगह सफेद गेंद, यानी सफेद गेंद कितनी थी, x, ठीक है। और अगर x काली गेंद थी, x सफेद गेंद थी, तो उसकी जगह क्या लिख दिया, 6। अब रेट तो वही रहेगा, रेट यहाँ पे x। तो देखिए यहां से हमें क्या मिलेगा, 5x। और यहां से क्या मिल जाएगा, सॉरी, हमें काली की तो वैल्यू पता है और सफेद की वैल्यू पता है। तो देखिए काली गेंद की कितनी है, 2 है, 5 सॉरी, एक बार दोबारा लिख देता हूं मैं। देखिए काली गेंद कितनी थी, 6 और सफेद x। अगर बदल दिया जाता है तो काली कितनी हो जाएंगी, x, और सफेद कितनी हो जाएंगी, 6, ठीक है। अब सफेद की कीमत कितनी है, 2 रुपए, तो ये कितनी हो जाएगी, 12। और इसकी कितनी है, 5, तो ये कितनी हो जाएगी, 5x। तो जो हमारा पहले आंसर आया था 30 प्लस 2x कितना था, जो हमारा पीछे आंसर आया था वो कितना था, 2x। और अब हमारा आंसर क्या आया है, 5x, यानी 12 प्लस 5x, 12 प्लस 5x। इसमें कहा गया है कि 45% जो उसकी कीमत है बढ़ जाती है, यानी पहले जो कीमत थी, पहले अगर मानते हैं हम 100 कीमत थी, तो अब जो 45% बढ़कर कितनी हो जाएगी, 145%। अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो देखते हैं 5 से सोल्व करने पर 5 2 जा 10 20, और 5 2 जा 10 5 9 जा 45। इसका मतलब पहले अगर कीमत 20 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 29। अब इसे सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 29 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0, 9 3 जा 27, 2 3 2 जा 6 7 8 870 प्लस, मुझे उम्मीद है आपको विजिबल हो रहा होगा। देखिए 29 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा 58x इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 2 से तो 240 प्लस 20 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x। मुझे उम्मीद है यहाँ तक का क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे तो सिर्फ कैलकुलेशन है, समझने का मैटर सिर्फ यहाँ तक था। तो देखिए दोबारा इसको सोल्व करते हैं, 870, ये 240 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 100x, ये 58x प्लस के उधर जाके माइनस के हो जाएंगे,
तो देखिए 870 में से 240 घटाएंगे तो बचेगा 630 इज इक्वल टू 100 में से 58 माइनस करेंगे तो बचेंगे 42x। और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 630 में किसका डिवाइड देंगे, 42 का। तो ये आ जाएगा 7 9 जा 63 और 7 6 जा 42। फर्दर सोल्व करने पर हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। इसका मतलब जो हमारी सफ़ेद गेंद थी वो कितनी थी, 15 थी। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए तथा बी की कुल आय 1500 रुपए है। ए ने अपनी आय का 90%, बी ने अपनी आय का 80% खर्च किया। उनकी बचत का अनुपात 3:4 है। उनकी पृथक आय ज्ञात कीजिए। द टोटल सैलरी ऑफ ए एंड बी इज ₹1500। ए स्पेंट 90% ऑफ हिज इनकम and B spent 80% of his income. Find the ratio. The ratio of savings is 3:4. Find their individual salary. देखिए जब हम इनकम की बात करते हैं तो इसके अंदर बेसिकली 2 फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है। सबसे पहला आता है एक्सपेंडिचर, यानी कि खर्चा। दूसरा आता है सेविंग्स, यानी कि बचत। जब भी इनकम की बात की जाएगी तो क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ 2 फैक्टर को इंक्लूड किया जाएगा, एक्सपेंडिचर खर्चा और सेविंग बचत। तो यहां भी वही बात हो रही है कि 90% जो ए है, ए तथा बी की कुल आय, अगर ए जो है वो 90% खर्च कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो 10% बचा रहा होगा। बी जो है वो 80% अगर खर्च कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो कितना बचा रहा होगा, 20%। और इनकी जो रेशियो दे रखी है, हमें दे रखी है 3/4। तो देखिए सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कट हो जाएगा, तो a बाई बी 3/4। तो a की जो वैल्यू है वो सामने वाले के क्या चली जाएगी, डिवाइड में, और जो b की वैल्यू है वो सामने वाले के क्या चली जाएगी, मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो यहां से सोल्व करने पर 2 2 जा 4, इसका मतलब 3:2। तो यानी कि a का b से जो इनकम की रेशियो आई है वो कितनी आ गई, 3:2। एक चीज और देखिए, जब भी हम खर्चे या बचत की बात करेंगे तो जैसे यहां लिख रखा है आय का 90%, तो जब आय का 90% लिखेंगे यानी 19/100 यानी कि 9/10, तो जो नीचे वाली वैल्यू है ये इनकम वाले सवालों में इनकम यानी आय को दर्शाएगी। ऊपर वाली जो वैल्यू है वो या अगर खर्चा दे रखा होगा तो खर्चे को दर्शाएगी, या फिर बचत दे रखी होगी तो बचत को दर्शाएगी। यहाँ 90% और 80% खर्चे की बात की जा रही है, इसका मतलब ये क्या है, खर्चा है, और इसकी आय कितनी है, 10। इस प्रकार जो इनकम वाले क्वेश्चन होंगे उसमें जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी तो नीचे वाली जो डिनोमिनेटर हमारा होगा वो हमेशा किसको दर्शाएगा, इनकम को। ठीक है, तो ये जो हमारे रेशो आया है, ये रेशो किसका आया है, इनकम का रेशो आ गया। अब कहा गया है कि कुल आय जो है वो 1500 रुपए है, तो 3 और 2 5, टोटल कितना है a प्लस बी, यानी 3 और 2 5। तो 5 वैल्यू जो दे रखी है वो किसकी दे रखी है, 1500 रुपए की। और पूछा क्या गया है, इंडिविजुअल सैलरी, तो एक की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 300। तो अगर हमें a की निकालनी है तो a से मल्टीप्लाई 300, अगर हमें b की निकालनी है तो b से मल्टीप्लाई 300। आगे सोल्व कर लेंगे, 3 3 जा 900 और 3 2 जा 600, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो वही 1500 रुपए आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में स्कूल एक्स के पास हुए छात्र, देख लीजिए, एक परीक्षा में स्कूल एक्स के पास हुए छात्र कुल परीक्षार्थियों का 80% हैं। स्कूल वाई के कुल परीक्षार्थी स्कूल एक्स के कुल परीक्षार्थियों से 75% अधिक हैं। वह स्कूल वाई के पास हुए छात्र स्कूल एक्स के पास हुए छात्र से 40% अधिक है। तो स्कूल वाई के पास हुए छात्र स्कूल वाई के कुल परीक्षार्थियों का कितना प्रतिशत है। देखने में क्वेश्चन जितना बड़ा लग रहा है उतना ही आसान है, सिर्फ देखने में जो इसकी लैंग्वेज है वो टफ लग रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इन एन एग्जामिनेशन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर्ड फ्रॉम स्कूल एक्स इज 80%, इन स्कूल वाई
द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन 25 मोर देन द स्टूडेंट अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल एक्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड फ्रॉम स्कूल वाई, यहाँ वाई है, is 40% more than the student qualified from X. What is the percentage of students qualified to the number of students appeared from school Y? तो देखिए अब इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे क्वेश्चन बहुत इजी था, सिर्फ इसकी लैंग्वेज इतनी हार्ड दिखाई दे रही है। देखिए कहा गया है एक परीक्षा में स्कूल X, दो स्कूल है, स्कूल X स्कूल Y के पास हुए छात्र, यहां लिखते हैं हम टोटल एक्स वाई, इधर टोटल स्टूडेंट है, इधर पास स्टूडेंट है। तो एक्स के पास हुए छात्र कुल विद्यार्थियों का 80 है। मान लीजिए एक्स में टोटल कितने हैं 100, तो पास कितने हुए 80%। ठीक है, वाई के कुल परीक्षार्थी स्कूल एक्स के कुल परीक्षार्थियों से 25% अधिक है। वाई के जो है 25% अधिक है एक्स से, तो 100 से 100 का 25% कितना होता है 25, और जब 100 में 25 जोड़ेंगे तो वाई के कितने हो जाएंगे 125। वह स्कूल वाई के पास हुए छात्र स्कूल एक्स के पास हुए छात्र से 40% अधिक हैं, यानी कि ये जो जितने हैं इससे 40% अधिक हैं। तो 80 का हम क्या निकालेंगे 40%, वो कितना आने वाला है 8 4 जा 32, यानी 80 से 32 जब हम प्लस करेंगे तो कितना आने वाला है, 80 में जब जोड़ेंगे तो कितना आने वाला है 112, यानी वाई के कितने विद्यार्थी पास हुए हैं 112। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। हमने टोटल एक्स के स्टूडेंट माने 100 में से 80% पास हुए यानी 80। फिर कहा गया कि वाई के जो स्टूडेंट है वो एक्स के टोटल स्टूडेंट से 25% ज़्यादा है, यानी 100 से जब 25 ऐड करेंगे तो वो आने वाला है 125। उसके बाद कहा गया है कि y के जो पास हुए छात्र स्कूल x के पास हुए छात्र से 40 अधिक हैं, यानी इसके 40% से अधिक। तो इसके 40% अधिक 32, तो हमने इसमें 32 ऐड किए तो 112। अब पूछा क्या गया है, तो स्कूल y के पास हुए छात्र कुल विद्यार्थियों का कितना है। तो देखिए 112 बच्चे पास हुए हैं और टोटल स्टूडेंट 125 है, मल्टीप्लाई बाई 100। 25 5 जा 25, 25 4 जा 100। ठीक है, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, डिवाइड करेंगे 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। अब देखिए 8 9 सिर्फ दो ऑप्शन में, चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 9 जा 45.3 बचेंगे, 0 लगाएंगे 5 6 जा 30, यानी कि 89.6%। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए आप एक बार क्वेश्चन पढ़िए, मैं एक बार पानी पी लेता हूं। एक बार आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए मुझे उम्मीद है आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। प्रत्येक प्रश्न के प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाले हैं, मतलब हमारे पास 80 प्रश्न है और हर क्वेश्चन जो है 1 नंबर का है। उसमें अर्पिता पहले 40 प्रश्नों में टोटल क्वेश्चंस भी 80 हैं और टोटल नंबर भी 80 ही मिलेंगे। तो अर्पिता ने क्या किया, 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर दे दिए पहले, यानी कि 40 क्वेश्चन में अर्पिता ने क्या किया, जो 65% जो क्वेश्चन थे वो सही किए। तो 65% निकालेंगे तो 0 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यहाँ सोल्व किया 13, 13 2 जा 26। तो देखिए पहले जो 40 क्वेश्चन थे उसमें से अर्पिता ने 26 नंबर ले लिए। पहले 40 में से अर्पिता ने राइट जो क्वेश्चन किए वो कितने किए 26। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि पूरी परीक्षा में 75 अंक। अब देखिए जब पूरी परीक्षा के अंदर जब अंक निकालते हैं तो वो कंप्लीट यानी टोटल नंबर से निकलते हैं। तो टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं 80। अगर 80 का हमें 75 नंबर % लाना है तो हमें कितने नंबर लाने होंगे, देखते हैं। 0 से 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 से किया 15, 15 4 जा 60। इसका मतलब अगर 80 नंबर्स में से हमें 75% लानी है तो 60 नंबर लाने पड़ेंगे। और 60
नंबर में से 26 ऑलरेडी अर्पिता ने ले लिए हैं, तो 26 अर्पिता ने ले लिए हैं, तो बचे कितने, 10 में से 6 गए 4, 5 में से 2 गए 3, यानी 34 अभी और लेने हैं। वो 34 लेगी कहाँ से, बचे हुए 40 में से, तो कितना प्रतिशत उत्तर देने पड़ेंगे, तो देखिए 34%, 34 हमें सही देने हैं, कितने के, 40 में से, तो कितना प्रतिशत होगा, तो देखिए 10 से 10 काटेंगे, 2 से सोल्व करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यहाँ से 2 सोल्व किया तो ये आएगा 17, 17 5 जा 85। इसका मतलब बचे हुए 40 क्वेश्चन में से अर्पिता को 85% जो क्वेश्चन है वो सही करने पड़ेंगे, तब जाके वो पूरी परीक्षा में 75% अटेम्प्ट कर पाएगी, यानी स्कोर कर पाएगी। दोबारा से देख लीजिए, पहले क्वेश्चन में उसने क्या किया, 65 उत्तर सही दिए। जब पहले क्वेश्चन यानी 40 का 65% निकाला तो हमें आंसर क्या मिला, 26, यानी पहले 40 में से उसने 26 स्कोर किया। उसके बाद बात कर रहा है कि टोटल के 75% प्राप्त करने के लिए उसे 60 नंबर की जरूरत है। 60 में से 26 तो यहाँ आ गए, बचे 34, 34 कहाँ से लेगी, नेक्स्ट 40 में से, तो 34 40 का कितना प्रतिशत है, 85% है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए 65 छात्रों और शिक्षकों की एक कक्षा में, यानी 65 छात्रों और शिक्षकों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या का 20% और प्रत्येक शिक्षक को छात्रों की कुल संख्या का 40% स्वीट्स मिलता है, तो कुल कितनी स्वीट्स थी, इन ए क्लास ऑफ 65 स्टूडेंट एंड 4 टीचर्स। ओके, तो यहां पर 4 आना चाहिए, यहां पर कितना आना चाहिए, 4 शिक्षकों की कक्षा में, ठीक है। देखिए इन ए क्लास ऑफ 65 स्टूडेंट एंड